Hello everyone, welcome to Chaitan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the weekly developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now the science and technology related current affairs that we are going to cover in this video would be from 18th of August to 24th of August. Alright, so बिना किसी देरी के without further ado, let's begin and let's take a look at the important issues that happened in this past week with respect to the field of science and technology. कौन से important issues हम cover करेंगे इस वीडियो में? Issues to be covered. Now number 1 है new reforms for the space sector. जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आप पुरानी साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हो, कि 25 जून से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना स्टार्ट कर दिया है सिस्टम स्पेस सेक्टर को रिफॉर्म करने का. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इसरो के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस की इंडिया में डेवलप हो. जैसे यूएसए में है प्राइवेट कंपनीज, ब्लू ओरिजिन होगी अमेजॉन जेफ बेजोस की, या इलॉन मस्क की कंपनी होगी आपकी स्पेस एक्स, वैसे ही इंडिया में भी प्राइवेट स्पेस कंपनी एग्जिस्ट करे अलोंग विद इसरो. इसके लिए कई रिफॉर्म्स चलते आ रहे हैं, तो उन्हीं रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी, उसको देख लेंगे. ऑलराइट, देन नेक्स्ट इशू है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर टेलीमेडिसिन. अभी रिसेंटली सर्वे किया गया जिससे पता चला है कि कोरोना वायरस के दौरान, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान टेलीमेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो हम देखेंगे टेलीमेडिसिन है क्या और इसकी डिमांड कैसे बढ़ गई है. फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड ड्राइवरलेस कार्स, इससे रिलेटेड भी एक न्यूज आई है. एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसी ग्रुप है, उसने सर्वे किया है. तो उस सर्वे के क्या रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड ड्राइवरलेस कार्स. फिर एक और न्यूज है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखेंगे. और एंड में हम देखेंगे अभी रिसेंटली अक्षय ऊर्जा डे या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को. तो ये अक्षय ऊर्जा दिवस है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, तो इसलिए इस न्यूज को हम ब्रीफ में देखेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर डू अगेन हम स्टार्ट करते हैं पहले आइटम से, न्यू रिफॉर्म्स फॉर द स्पेस सेक्टर. स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स. नाउ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स दो न्यूज़पेपर्स में आए हैं और दोनों न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं. एक तो द हिंदू में आर्टिकल आया है, स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स नॉट एम्ड एट प्राइवेटाइजिंग इसरो. के सिवन जो इसरो के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये इसरो की प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, ये रिफॉर्म्स हैं इसरो को प्राइवेट कंपनीज के थ्रू सपोर्ट मिलने के. ठीक है, इसरो को रिप्लेस नहीं करेंगी प्राइवेट कंपनीज, इसरो को सपोर्ट करेंगी. ऑलराइट, और प्रिंट में आर्टिकल आया है, दिस इज हाउ गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग इसरो प्राइवेट प्लेयर्स टू बूस्ट इंडिया स्पेस सेक्टर. ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं कि न्यूज में क्या है. अच्छा, पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप पढ़ना चाहते हो ना इन दोनों आर्टिकल्स में से किसी एक आर्टिकल को, तो प्रिंट वाला जरूर पढ़ना, इसलिए काफी इंफॉर्मेशनल है. चलो अब हम देखते हैं न्यूज में क्या है. A few weeks back, the government had launched a national level nodal agency called Indian National Space Promotion and Authorization Center, InSpace. Now, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने InSpace नाम की ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी थी, और इस InSpace नाम की ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम होगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस, प्राइवेट कंपनीज को स्पेस सेक्टर में डेवलप किया जाए. ऑलराइट, InSpace will bridge the gap between private sector and ISRO to further boost space sector in India. Alright, now अंडर दिस विजन ऑफ इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि स्पेस सेक्टर अब कंप्लीटली पब्लिक डोमेन में ना हो, इट शुड इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. जो स्पेस सेक्टर होना चाहिए आपका, उसमें प्राइवेट कंपनीज का भी रोल होना चाहिए. राइट, सो अंडर दिस विजन ऑफ इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट. अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है ना कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इन्विजन करती है, क्या सोचती है कि प्राइवेट कंपनीज कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, क्या क्या करेंगी प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज वुड बी बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल्स एंड प्रोवाइडिंग लॉन्च सर्विसेज. जैसे अभी तो इसरो के है ना पीएसएलवी, जीएसएलवी, गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज भी लॉन्च रॉकेट्स बनाए, मैन्युफैक्चर करे और बाकी सैटेलाइट्स को लॉन्च सर्विस दे. किसी ने अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो इस एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से कांटेक्ट करके उनसे लॉन्च सर्विस ले सके. ठीक है, बिल्डिंग सैटेलाइट्स एंड प्रोवाइडिंग सैटेलाइट सर्विसेज, कि प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट बना सके और सैटेलाइट सर्विसेज दे सके. और बहुत सारी स्पेस बेस्ड सर्विसेज जो अभी इसरो देता है ना, जैसे नेविगेशन की सर्विस हो गई, ठीक है, IRNSS के थ्रू, रिमोट सेंसिंग की हो गई, क्या कहते हैं, स्पेस सर्विस. जैसे मॉनसून वगैरह आता है, तो मॉनसून के लिए आप क्लाउड्स वगैरह को ट्रैक करते हो ना, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना, मॉनसून को ट्रैक करने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हो, इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च करी हुई है ना, उस सैटेलाइट की इमेजेस को आप यूज करते हो मॉनसून को ट्रैक करने के लिए. राइट, तो IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्पेस सर्विस लेता है इसरो से.
तो ऐसी ही स्पेस सर्विस अब गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट पार्टीज भी प्रोवाइड करें। ऑलराइट, चलिए, अनलॉकिंग इंडियाज पोटेंशियल इन स्पेस सेक्टर। नाउ यहां तक की न्यूज तो आपको समझ आ गई कि इंडिया प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहता है। इंडिया ने ना पहले ही, इंडियन गवर्नमेंट ने ये पहले ही बता दिया था कि हम इन स्पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रहे हैं और हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहते हैं। पर वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज होगी, कैसे इंप्रूव होगी, उसके लिए ना अभी रिसेंटली इसरो ने एक वेबिनार कंडक्ट करा था। उस वेबिनार का नाम था अनलॉकिंग इंडियाज पोटेंशियल इन स्पेस सेक्टर, राइट। उस वेबिनार में इसरो ने रिवील करा है कि प्राइवेट पार्टीज किस हद तक पार्टिसिपेट करेंगी, क्या क्या उनका रोल होगा, इन स्पेस का क्या रोल होगा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या रोल होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रॉपर एक प्लान लॉन्च करा है इसमें, इस वेबिनार में, ठीक है। दिस वॉज द टाइटल ऑफ द वेबिनार, ये अनलॉकिंग इंडियाज पोटेंशियल इन स्पेस सेक्टर। दिस वॉज द टाइटल ऑफ द वेबिनार कंडक्टेड टू आउटलाइन द न्यू प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसी होगी, पर ये दिखेगी कैसे, कैसे होगा, इसके डिटेल्स क्या हैं इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, वो इस वेबिनार में डिस्कस किए थे। इसरो चेयरमैन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड अकेडमिया वर पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। ऑलराइट, नाउ इस वेबिनार में क्या क्या डिस्कस हुआ है और इस वेबिनार में क्या क्या बताया गया है कि कैसे कैसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा, वो देखते हैं। नाउ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट विल बी बेस्ड ऑन कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे होगी, वो दिया हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन विल बी बेस्ड ऑन स्पेस एक्टिविटी बिल। ये अभी बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिल निकालना चाह रही है, स्पेस एक्टिविटी बिल, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और सारे एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो पार्ट हैं, मेंबर हैं स्पेस सेक्टर के, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो स्पेस एक्टिविटी बिल के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर गवर्न करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी है, जिसे सैटकॉम पॉलिसी भी कहते हैं। देन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए रिमोट सेंसिंग पॉलिसी है, नेविगेशन पॉलिसी है, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की ये बहुत सारी पॉलिसीज और स्पेस एक्टिविटी बिल के बेसिस पे ही प्राइवेट सेक्टर का रोल डिसाइड किया जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल हेल्प प्राइवेट प्लेयर्स थ्रू द प्रोसेस एंड ऑल्सो एड इन द क्रिएशन ऑफ इन स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्रिएट करेगा इन स्पेस को। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इन स्पेस, इसका क्या रोल होगा, रोल ऑफ इन स्पेस। नाउ इन स्पेस विल परमिट एंड मॉनिटर प्राइवेट सेक्टर स्पेस एक्टिविटीज। प्राइवेट सेक्टर स्पेस एक्टिविटीज को परमिट करेगा, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को अगर स्पेस में काम करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इन स्पेस की, प्लस प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाएगा, उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, उन्हें लाइसेंस भी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन इज लाइसेंसिंग प्लेयर्स एंड रेगुलेटिंग स्पेस एक्टिविटीज। देन अभी आपको जैसे पता है कि प्राइवेट प्लेयर्स ना अभी बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज पे हैं, बहुत ही छोटे स्टेज पे हैं। अभी जो इसरो के पास कैपेबिलिटीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज के पास तो नहीं है। तो शुरुआत में गवर्नमेंट बात कर रही है कि जो इसरो की कैपेबिलिटीज है ना, जैसे इसरो के लॉन्च पैड है, लॉन्च व्हीकल्स हैं, श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्च करता है सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी इसरो की फैसिलिटीज किराए पे या किसी भी अरेंजमेंट में प्राइवेट पार्टीज भी यूज कर सकें, क्योंकि अभी प्राइवेट पार्टीज की खुद की फैसिलिटीज नहीं है। तो उन्हें डेवलप करने के लिए इसरो अपनी फैसिलिटीज भी उन्हें देगा। तो वो किसकी परमिशन से देगा, इन स्पेस की। तो फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ इसरो फैसिलिटीज। देन इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग अप इंटीग्रेटेड लॉन्च मैनिफेस्ट। नाउ इन स्पेस को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इंटीग्रेटेड लॉन्च मैनिफेस्ट बनाए। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड लॉन्च मैनिफेस्ट? This integrated launch manifest will set clear boundaries between private sector, ISRO and NSIL, New Space India Limited. ये जो integrated launch manifest है, ये clear roles and responsibilities बताएगा प्राइवेट सेक्टर के, इसरो के, और इसरो का एक कमर्शियल कंपनी है, इसरो की ही कंपनी है, कमर्शियल विंग है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। ठीक है, याद रहे NSIL इज अ पार्ट या कमर्शियल विंग ऑफ इसरो। ठीक है, इट विल ऑल्सो प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन बॉडीज। किसी बॉडी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर ये जितने भी प्लेयर्स हैं, मान लो प्राइवेट सेक्टर, इसरो या NSIL, इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो इन स्पेस हैंडल करेगा। हाँ, अगर कोई भी पार्टी इन स्पेस के जो इन स्पेस डिस्प्यूट हैंडल कर रहा था, इन स्पेस की जजमेंट से खुश नहीं है, तो वो इन स्पेस की जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकता है। और कहाँ अपील करेगा? TDSAT में। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल विल वर्क एज एन एपेलेट बॉडी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एपेलेट बॉडी होगी, जैसे हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही इन स्पेस के डिसीजन के खिलाफ आप अपील करोगे TDSAT में। ऑलराइट,
चलो, यहां पे हमने ना NSIL की बात करी थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो एक बार ही देख लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के क्या रोल्स एंड फंक्शंस हैं, क्योंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी अभी न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसरो का कमर्शियल कंपनी का नाम था अंतरिक्ष, ठीक है। अब क्या है, अंतरिक्ष भी एग्जिस्ट करता है, पर अंतरिक्ष के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कमर्शियल कंपनी बना दी अंडर इसरो, विच इज कॉल्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। रोल ऑफ NSIL। Earlier, NSIL's role included PSLV production, मतलब PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV प्रोवाइडिंग लॉन्च सर्विसेज फॉर कस्टमर्स एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज, ये NSIL प्रोवाइड करता था। नाउ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जब से इन स्पेस की अनाउंसमेंट करी है ना कि वो इन स्पेस बनाने वाले हैं, तब से गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब NSIL का रोल अपडेट किया जाएगा। पहले NSIL का रोल था PSLV बनाओ, लॉन्च सर्विस दो, स्पेस बेस्ड सर्विस दो, बट इन लाइट ऑफ इन स्पेस अब इसका रोल अपग्रेड कर दिया गया है। नाउ NSIL's roles would include owning and providing space services, building and launching satellites and launch vehicles through the Indian industry। अब प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करके NSIL ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। हाँ, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इन स्पेस एंड NSIL, देन हमारी प्रीवियस वीडियो साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स की वीडियोस में जाके देखना। हमने ये इशू को पहले भी डिस्कस करा था, जब इन स्पेस लॉन्च करा था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब हमने इसे डिस्कस करा था। ऑलराइट, चलिए, पहला न्यूज आइटम तो हमारा हो गया, विच वॉज न्यू रिफॉर्म्स फॉर द स्पेस सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू टेलीमेडिसिन। ऑलराइट, नाउ टेलीमेडिसिन से रिलेटेड दो आर्टिकल्स आए थे, हिंदू में ही आए थे। एक, टेलीमेडिसिन टेक्स सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट टू MPPHCs। नाउ इधर MPPHCs का मतलब MP मींस मध्य प्रदेश एंड PHCs मींस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो टेलीमेडिसिन टेक्स सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट टू मध्य प्रदेश प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। मध्य प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और दूसरा, टेलीमेडिसिन यूजर्स मोर देन डबल एज पीपल प्रेफर कॉन्टैक्टलेस हेल्थ केयर। नाउ ये दोनों आर्टिकल्स हिंदू में आए थे। अब हम ये देखते हैं कि टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है, व्हाट इज टेलीमेडिसिन, ठीक है। नाउ इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आपको पता होगा ये चीज कि अभी रिसेंटली जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से लोगों की मूवमेंट कम हो गई है, ठीक है ना। मान लो आपको कोई और बीमारी हो जाती है, कोविड नहीं होता आपको, पर कोई और बीमारी हो जाती है और आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हो, बट बिकॉज लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, अब आप हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या करोगे। आपको पता है कुछ हॉस्पिटल्स ने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और बहुत सारे रीजन्स हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स ने ना क्या करा था, अपॉइंटमेंट रख दी थी पेशेंट्स की डॉक्टर के साथ, बट वो अपॉइंटमेंट वर्चुअल थी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो चैट के थ्रू आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, अपने सारे सिम्टम बता सकते हो और डॉक्टर आपको दवाई रेफर कर देगा। राइट, नाउ दिस इज नथिंग बट टेलीमेडिसिन। अगेन मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं टेलीमेडिसिन की। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। जब आप डॉक्टर को अपना MRI स्कैन व्हाट्सएप पे भेज देते हो और डॉक्टर से वीडियो चैट करके आप सारी एडवाइस ले लेते हो, कंसल्टेशन कर लेते हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं टेलीमेडिसिन के। और देख लेते हैं एग्जांपल्स इंक्लूड डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ मेडिकल इमेजिंग, यानी कि MRI, एक्सरे वगैरह। देन रिमोट मेडिकल डायग्नोसिस एंड इवैल्यूएशन। आप डॉक्टर से फोन पे या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो और आप बता रहे हो डॉक्टर मुझे मेरा नाक बंद है, मुझे बुखार है और मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपकी सारी बातें सुन के, आपका फेस वगैरह देख के बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है और उस हिसाब से आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है। राइट, वीडियो कंसल्टेशंस विद अ स्पेशलिस्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं टेलीमेडिसिन के, ठीक है। नाउ टेलीमेडिसिन का फायदा क्या है, इट अलाउज लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट बिटवीन पेशेंट एंड क्लिनिशियन यानी डॉक्टर। यहाँ नीचे आप फोटोज भी देख सकते हो, ये टेलीमेडिसिन ऑपरेट होते हुए के एग्जाम्पल है। पहली फोटो में देखो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, दूसरी फोटो में वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, और जो पेशेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहीं बैठा हुआ है और वहां वो अपना बीपी मॉनिटर कर रहा है और बीपी इंटरनेट से ट्रांसफर कर रहा है डॉक्टर को, जो भी उसका मॉनिटर हो रहा है बीपी। तो आप यहां देख सकते हो कि पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, मेडिकल सारा डेटा डॉक्टर के पास कंप्यूटर में है। राइट, तो ये टेलीमेडिसिन के एग्जांपल्स हैं। नाउ इस न्यूज में क्या आया था, इन दोनों आर्टिकल्स में क्या आया था, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इंडिया में हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ इंडिया में जो गवर्नमेंट आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है ना, उसे आप 3 लेयर्स में बांट लेते हो, 3 टियर्स में बांट लेते हो, ठीक है। हर विलेज में ना एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है।
नाउ ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं ना, ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स रहती होती हैं, और यहाँ पे एक डॉक्टर भी होता है, और आपको बेसिक सर्विसेज के वैक्सीन की सर्विस आपको मिल जाती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वगैरह या डॉक्टर से कंसल्टेशन हो जाती है। ठीक है, ये हर विलेज में बना हुआ है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के मेन जगह पे ना सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने हुए हैं। ना सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ पे ना डायग्नोस्टिक मशीन्स भी होंगी, जैसे एक्सरे मशीन होगी या एमआरआई की मशीन होगी या कोई मशीन होगी, और थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। मान लो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे एक विलेज से एक इंसान आता है और बोलता है मुझे ये बीमारी है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रेफर कर देगा सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में। मान लो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कोई डॉक्टर बैठा है, उसको पेशेंट का एक्सरे चाहिए। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में तो एक्सरे मशीन्स है नहीं, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का डॉक्टर इस पर्टिकुलर पेशेंट को कह देगा, मैं आपको ना मैं आपको लेटर लिख देता हूँ, रेफरल लिख देता हूँ, आप इस डिस्ट्रिक्ट के सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में चले जाओ, वहां पे इन डॉक्टर से मिल लो और अपना इलाज करवा लो। ठीक है, नाउ सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भी सारी फैसिलिटीज नहीं है। अगर मान लो किसी पेशेंट को सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में हार्ट अटैक आ जाता है और अगर उसे बाईपास सर्जरी की जरूरत है, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में बाईपास की सर्जरी अवेलेबल नहीं है, या कैंसर के इलाज नहीं है, तो उसके लिए सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर रेफर करेगा टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जहां पे सारी सर्विसेज हैं, सर्जरी की सर्विसेज हैं, कैंसर का ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट है, पल्मोनरी की मेडिसिन है, और सारी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है ना, वो सारी इधर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स में है। तो कई बारी पेशेंट्स के लिए ना, जो विलेजेस में पेशेंट्स हैं वो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वालों के पास उसका इलाज है तो वो दे देंगे, नहीं तो वो रेफर कर देते हैं उस इंसान को टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर में, कि इस शहर चले जाओ, मान लीजिए दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के एम्स में रेफर करवा लो अपने आप को। ऑलराइट, ये चीज तो इंडिया में 3 लेयर्स में चलता है, 3 टियर आर्किटेक्चर है पब्लिक हेल्थ केयर का। ठीक है, नाउ आपको टेलीमेडिसिन पता है, आपको पब्लिक हेल्थ केयर का छोटा सा आर्किटेक्चर पता है। अब देखते हैं न्यूज में क्या आया था। Recently, National Health Mission in Madhya Pradesh has decided to take services of medical specialists to rural belts through telemedicine. ठीक है? Now, in the first phase, 50 primary healthcare centers in Rajgarh, Raisen, Vidisha and Sehor districts that are dependent mostly on tertiary care institutions. जैसा कि आप जानते हो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बड़ी बड़ी बीमारियां हैंडल तो कर नहीं सकते, उसके लिए वो डिपेंड करते हैं टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये जो राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस ऑफ भोपाल। भोपाल पास का शहर है जहां पे बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, अब ये जो नेशनल हेल्थ मिशन ने क्या करा है, नेशनल हेल्थ मिशन ने डिसाइड करा है कि जो एम्स होगा ना, भोपाल का एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भोपाल के एम्स के कुछ डॉक्टर को ना टेलीमेडिसिन के थ्रू इन 50 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। मतलब एम्स के डॉक्टर्स इन 50 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ऐसी सर्विसेज देंगे जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? द एम इज टू टेक डॉक्टर्स टू द पेशेंट्स रादर देन द अदर वे अराउंड। पहले क्या होता था, अगर किसी विलेज के पेशेंट को, रायसेन, राजगढ़, विदिशा का कोई विलेज का पेशेंट है, उसको बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसे भोपाल जाना पड़ता था। अब क्या होगा, डॉक्टर से वो डायरेक्टली बात कर सकता है अपने विलेज में ही, विलेज के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ही, और वो डॉक्टर कौन सा होगा, वो एम्स भोपाल का डॉक्टर होगा। ठीक है, तो रादर देन पेशेंट गोइंग टू द डॉक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज कमिंग टू द पेशेंट। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस मूव, इस मूव के, नेशनल हेल्थ मिशन की इस मूव के बेनिफिट क्या है? It will bring down patient burden on urban tertiary care institution by pruning the referral count. इसका मतलब क्या है, पहले क्या होता था, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, जैसे एम्स भोपाल हो गया, इसमें बहुत ज्यादा रश रहता था। रश क्यों रहता था? बिकॉज आसपास के गांवों से ही लोग इतने ज्यादा इलाज कराने आते थे। अब इन आसपास के गांवों से लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो अब रश कम हो जाएगा इन हॉस्पिटल्स में, राइट? तो ब्रिंग डाउन पेशेंट बर्डन कम हो जाएगा, प्लस इट विल इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। पहले इन गांव के लोगों को, अगर इनके पास आने जाने का साधन नहीं है, अगर इनके पास मींस ऑफ ट्रैवल कोई नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो ये बेचारों को हेल्थ केयर की सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती थी, अब इजीली मिल जाएंगी। मेक सेंस? चलिए,
अ पेशेंट विजिटिंग अ सेंटर इन हर कैचमेंट एरिया मतलब उस एरिया में, जिस एरिया में टेलीमेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है. A patient visiting a center in her catchment area could seek consultation from a specialist through e-संजीवनी सॉफ्टवेयर. गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया e-संजीवनी. इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करोगे और इसी पे ही आपको टेलीमेडिसिन की सर्विस मिल सकती है. डॉक्टर आपके पास इसी सॉफ्टवेयर पे वीडियो चैट करेंगे. The specialist may prescribe generic medicine available there or advise referral in case of complicated intervention. ठीक है. Further, sub centers, एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, एक सब सेंटर्स होते हैं. एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वर बीइंग लिंक्ड विद 51 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थ्रू टेलीमेडिसिन. ठीक है. एम नेशनल हेल्थ मिशन या मध्य प्रदेश पता क्या कर रहा है कि मध्य प्रदेश के 11,000 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स would benefit from telemedicine in a phased manner. अभी तो सिर्फ 50 डिस्ट्रिक्ट्स के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को आप देख रहे हो ना, 50 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को आप देख रहे हो. आपका एम है कि फेज्ड मैनर में आप 11,000 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को आप टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन से लिंक कर दो. ऑलराइट, तो ये था टेलीमेडिसिन का इशू. अब हम नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं जिसका नाम है AI ब्लॉकचेन एंड ड्राइवरलेस कार्स. ऑलराइट, नाउ इधर भी हिंदू में ही 2 आर्टिकल्स आए हैं. ठीक है. Companies are planning to scale up investments in AI, blockchain and report says. ठीक है. Plus, India is second least prepared country for driverless vehicles. एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बोल रहे हैं कि driverless vehicles जो आने वाले हैं, गूगल ने जैसे driverless cars वगैरह लॉन्च करी हैं, ठीक है, इंडिया लीस्ट प्रिपेयर्ड है या सेकंड लीस्ट प्रिपेयर्ड है. तो इन दोनों न्यूज आइटम्स को देखते हैं. ऑलराइट, चलिए. नाउ पहली न्यूज आइटम को देखते हैं. कंपनीज आर प्लानिंग टू स्केल अप इन्वेस्टमेंट्स. कॉर्पोरेट स्पेंडिंग इन AI, ब्लॉकचेन एंड 5G, ये नई टेक्नोलॉजीज है, टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. अभी रिसेंटली ना एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है KPMG. नाउ इस कंसल्टेंसी फर्म ने ना एक सर्वे करा था और उस सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट निकाली है जिस रिपोर्ट का नाम है एंटरप्राइज रीबूट. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय KPMG, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और 5G पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं. ठीक है. According to the report, currently edge computing, AI, blockchain, 5G are seeing deeper investment cuts during the pandemic. ठीक है. रिपोर्ट ये कहती है कि करंटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कंपनीज अपने खर्चे कम कर रही हैं, इसीलिए करंटली कंपनीज ने AI, ब्लॉकचेन पे ना अभी अपनी खर्चे कम करे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट काटी हुई हैं. बट अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे ये ज्यादा देर तक काटेंगे नहीं. दीज कट्स आरंट परमानेंट. अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे अगले 1 साल में ना इन टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. अच्छा, ये रिपोर्ट और क्या कहती है? ये रिपोर्ट किस बेसिस पे कह रही है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं ना वो AI, ब्लॉकचेन और 5G और ऑटोमेशन वाली टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं. किस बेसिस पे कह रही है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है 1/3 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड, मतलब 1/3 ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड वर स्पेंडिंग एन एवरेज ऑफ 16 मिलियन अ ईयर on each of these emerging technologies. ठीक है. 33% कॉर्पोरेट कंपनीज थी ना जिनको सर्वे करा था, 33% कंपनीज $16 मिलियन पर ईयर खर्च कर रही हैं AI, ब्लॉकचेन, 5G पे. ठीक है. 60% of the executives said that COVID-19 has given an impetus to digital transformation activities. Obvious सी बात है, 60% जो कॉर्पोरेट CEOs हैं या कॉर्पोरेट के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कहते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है. लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी है, ऑनलाइन कंटेंट देखने लगे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन जाता जा रहा है. इसीलिए AI, ब्लॉकचेन, एज कंप्यूटिंग पे डालना अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मोर देन 80% ऑफ द कंपनीज आर इंक्रीजिंग टेक इन्वेस्टमेंट्स एज दे आर सीइंग हायर रिटर्न्स. बिल्कुल सही. प्लस 50% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स सेड क्लाउड माइग्रेशन has become an absolute necessity with sudden popularity of work from home culture. Now cloud computing क्या होता है, cloud migration क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल YouTube है. अब YouTube ने ना आपकी पता है कैसे हेल्प कर दी. पहले आपको कोई वीडियो देखनी पड़ती थी तो उस वीडियो को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता था, डालना पड़ता था. YouTube ने क्या कर दिया, सारी वीडियोस एक क्लाउड में डाल दी. आपके पास एक यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए और आपको उस क्लाउड में जाओ और कोई भी वीडियोस देखो. वैसे ही कंपनीज में अगर आपको काम करना है ना, कंप्यूटर वाला काम करना है, कंपनी के सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो कंपनी का सॉफ्टवेयर ना क्लाउड पे डल जाएगा. अब वो क्लाउड पे होगा और उस क्लाउड को एक्सेस करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा. तो अब आप क्या कर सकते हो, घर बैठोगे, यूजर नेम पासवर्ड टाइप करोगे कंपनी की वेबसाइट पे और आप ऑफिशियल कंपनी के सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो. तो वर्क फ्रॉम होम बढ़ने की वजह से ना क्लाउड बेस्ड सर्विसेज या क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज बहुत ज्यादा डिमांड में है. ऑलराइट, इसीलिए कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इन पे. ठीक है जी. चलिए,
अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द बिगेस्ट चैलेंज टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज, हाँ, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई तो उसका रीजन पता है क्या होगा? बिगेस्ट चैलेंजेस टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आर सिक्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ, टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्लस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेजी से क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सारा कुछ ऑनलाइन चला जाएगा तो ऑनलाइन हैकर्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा ना मामला। प्लस डेटा सिक्योरिटी भी है, डेटा प्राइवेसी भी है, प्लस लैक ऑफ डेटा क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, एंड रिजिड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने स्क्रीनशॉट ही डाल दिया था, लास्ट लाइन थी इस वाले आर्टिकल की, ये जो पहला आर्टिकल है वो थी, नाउ मोर देन एवर कंपनीज नीड टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इफ दे आर टू प्रिवेल इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कंपनीज हु डू नॉट, मतलब वो जो कंपनीज नहीं इन्वेस्ट कर रही, रिस्क थ्रेटनिंग देयर ओन सर्वाइवल। ये बोला है ग्लोबल लीड फॉर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन एट केपीएमजी, क्लिफ जस्टिस ने, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे आर्टिकल पे। ये केपीएमजी ने ही एक और सर्वे करा है, एक और इंडेक्स निकाला है, जिसमें ये कहता है कि इंडिया इज द सेकंड लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री फॉर ड्राइवरलेस व्हीकल्स। तो वो देख लेते हैं। नाउ केपीएमजी ने सर्वे करा और एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट का नाम है AVRI, KPMG's report titled 2020 Autonomous Vehicles. Autonomous Vehicles मतलब driverless cars. Autonomous Vehicles Readiness Index AVRI assessed and ranked 30 countries based on 4 parameters. तो ये जो इंडेक्स है ना KPMG का ही, इसने 30 कंट्री को रैंक किया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, 4 इश्यूज, ठीक है। एक पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, दूसरा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट इज कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। मतलब कि एक कंट्री में अगर पॉलिसी ड्राइवरलेस कार्स को लेके पॉलिसी और रेगुलेशंस ऑलरेडी अच्छी हैं तो उसका रैंक अच्छा होगा। एक कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सिचुएशन अच्छी है तो उसका रैंक अच्छा होगा। एक कंट्री में ड्राइवरलेस कार्स को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो उसका रैंक अच्छा होगा। तो इन 4 बेसिस पे रैंक निकाला जाएगा, ठीक है। नाउ ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का सेकंड लास्ट रैंक है ऑन दिस इंडेक्स, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री। According to the report, India is the second least prepared country for driverless/autonomous vehicles. और क्या कहती है ये रिपोर्ट? इंडिया रैंक लास्ट इन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, ये 4th पैरामीटर है, इसमें इंडिया लास्ट आया है। इंडिया स्टूड जस्ट अबव ब्राजील इन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू पॉपुलराइज ड्राइवरलेस व्हीकल। तो सेकंड लास्ट आया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के केसेस में। द कंट्री सिक्योर्ड द लोएस्ट स्कोर इन फॉर्मुलेशन ऑफ एवी सेंट्रिक रेगुलेशन। पहला है ना पॉलिसी एंड रेगुलेशन, तो हमारा लास्ट रैंक है इस पैरामीटर पे भी। इंडिया स्टूड अमंग द बॉटम 10 कंट्रीज अलॉन्ग विद मेक्सिको फॉर रोड क्वालिटी एंड लास्ट 5 फॉर इनोवेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। नाउ ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का इतना लो रैंक क्यों है। यही रिपोर्ट है ना जो केपीएमजी की, यही रीजंस भी देती है कि इंडिया का लो रैंक क्यों है। व्हाई सच अ लो रैंक फॉर इंडिया? According to the report, the implementation and usage of driverless cars in India has been deferred on account of potential job loss of 2.2 million commercial drivers. इंडिया ना चाहता नहीं है कि ड्राइवरलेस कार्स इंडिया में आए, इसीलिए इंडिया ने ड्राइवरलेस कार्स की डेवलपमेंट को ना पोस्टपोन कर दिया। क्यों पोस्टपोन कर दिया? बिकॉज इंडिया को डर है कि अगर ड्राइवरलेस कार्स इंडिया में आ गई तो 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख कमर्शियल ड्राइवर्स हैं जो जिनकी जॉब है ड्राइवरी की, उनकी जॉब्स जाएंगी। तो 22 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर ड्राइवरलेस कार्स इंडिया में आ गई। तो इसलिए इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया डेवलपमेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडियन गवर्नमेंट इज फोकस्ड मोर ऑन डेवलपिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिफोर इट टैकल्स ऑटोनॉमस व्हीकल्स। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि पहले वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर दे, उसके बाद ऑटोनॉमस व्हीकल्स पे आएगी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस अभी ऑटोनॉमस व्हीकल्स पे नहीं है। व्हाई? नंबर 1 रीजन इज उसका फोकस अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, और नंबर 2 इंडिया डरता है कि ड्राइवर्स का जॉब लॉस ना हो जाए। ऑलराइट, चलो एडवांटेजेस फॉर डेवलपिंग एवीज अलॉन्ग विद ईवीज। नाउ ये जो रिपोर्ट है ना केपीएमजी की, ये कहती है कि इंडिया को ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऑटोनॉमस व्हीकल्स की डेवलपमेंट भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ये रिपोर्ट कुछ एडवांटेजेस डालती है। अब वो एडवांटेजेस क्या है? इट वुड हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंश्योरेंस एंड आईटी सेक्टर। जब आप ड्राइवरलेस व्हीकल्स बना दोगे तो ड्राइवरलेस व्हीकल्स को मैनेज करने के लिए आप एप्लीकेशंस भी बनाओगे, ठीक है। आपके फोन में एक ऐप होगी, आप ऐप पे क्लिक करोगे और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी कहीं पे, है ना। तो ड्राइवरलेस व्हीकल्स को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स और एप्स भी चाहिए होंगी। इसीलिए ड्राइवरलेस व्हीकल्स आने से आईटी सेक्टर में बूम आएगा। प्लस इंश्योरेंस सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, कार इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसको भी ना डेटा चाहिए होता है।
प्रीमियम सेट करने के लिए। अगर उसने कोई प्रीमियम सेट करना है, यानी कि मान लो इस गाड़ी का कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कितने इसके एक्सीडेंट हुए वगैरह वगैरह, राइट। अब ड्राइवरलेस कार्स आएंगी ना, तो ड्राइवरलेस कार्स डेटा भी रखेंगी, ये कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से प्रीमियम एक्चुअरीज को फायदा होगा, प्रीमियम्स भी डिसाइड होंगे, तो इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी इंपैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, adoption of AVs and EVs in India is likely to start with commercial application in warehouse, ports, on farms, ठीक है। मान लो फार्म पे कैसे एप्लीकेशन होगी कि आपने चीजें हार्वेस्ट कर ली, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर आएगा, अपने आप उठा के ले जाएगा, राइट। पोर्ट्स को भी फायदा होगा, ट्रक्स ड्राइवरलेस आएंगे, सामान उठा के ले जाएंगे, वेयर हाउसेस से भी होगा। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस फॉर लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया भी बन जाएगा, वेयर हाउसेस, पोर्ट्स, फार्म्स वगैरह। Last advantage, using such equipment would improve performance and reduce dependence on migrant labor, as has been manifested as a key need in India due to the pandemic, ठीक है ना। अगर आप सारा ऑटोमेट कर दोगे तो माइग्रेंट लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, राइट। तो बिजनेस को एडवांटेज ही होगा। मेक सेंस। चलिए नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं हम, सिक्योरिटी ऑडिट फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था एक्सप्लेन सीरीज में, Why Telecom Department wants companies to initiate security audit of their networks. Alright? तो बिना किसी देरी के फटाफट से न्यूज देखते हैं। Now, the Department of Telecommunication is all set to undertake an information security audit of their networks and submit the report by October end. Now, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस कह रहा है कि जो भी नेटवर्क कंपनीज है ना, जो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हुआवे है जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, 5G नेटवर्क का, ठीक है। एरिक्सन है, नोकिया है, ये लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम वायर्स वगैरह, हार्डवेयर वगैरह, राइट। तो जितनी भी कंपनीज है ना जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, डीओटी अब कह रहा है कि उन्हें ना अब सिक्योरिटी ऑडिट करना पड़ेगा, राइट। Now what is security audit? What is information security audit? ये मैंडेटरी कर देगा डीओटी कुछ टाइम में। Now what is a information security audit? स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट ऑफ कंप्लीट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हो ना, जैसे 5G का, 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हो, उसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट चेकिंग होगी। इट चेक्स फॉर द इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड इन अ नेटवर्क एंड लेटेस्ट अपग्रेड्स डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेटा लीकेज, ठीक है। सारा कुछ चेक होएगा। द ऑडिटर्स आल्सो चेक द डेटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ द कंपनी एंड चेक वेदर ऑल सेक्शंस ऑफ द कंपनी अडहेयर टू द नॉर्म सेट बाय द कंपनी इटसेल्फ। एक्चुअली डीओटी पता क्यों कर रहा है ये? क्या है कि ना, अभी रिसेंटली यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाली थी जनवरी में, उसमें यूएसए ने कहा था कि जितनी भी कंट्रीज है ना, उन्हें चाइनीज कंपनी हुआवे से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज हुआवे क्या करता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है ना 5G का, किसी भी कंट्री में लगाएगा तो उसमें ना एक बग छोड़ देगा, ठीक है। उस बग से ना उस कंट्री की सारी कम्युनिकेशन, बिकॉज नेटवर्क से ही आप कम्युनिकेट करते हो, राइट। तो 5G नेटवर्क से जो भी कम्युनिकेशन होगी सारी हुआवे के पास जाएगी, सारी हुआवे सुनेगा लोगों की कम्युनिकेशन उस कंट्री की, और चाइना उसे मॉनिटर करेगा, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डरी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में नेटवर्क बिछाएं, उनका एक सिक्योरिटी ऑडिट हो जिसमें चेक किया जाए कि उस कंपनी ने तो नहीं ये बग डाल दिया, राइट। Now, some auditing agencies also launch a controlled bug into the network of the company to check for vulnerabilities and see what all systems are being impacted, ठीक है। खैर, why is it necessary? अब हम आ जाते हैं why is it necessary, क्यों ये ऑडिट कंपलसरी कर रहा है डीओटी। Such an audit shall check for any backdoor and trapdoor bugs installed on the networks. Bugs का मतलब वायरस ही हो गया, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है, वैसे ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बग्स या वायरस डाल सकते हो। Now, what are backdoor and trapdoor bugs? These are bugs that are installed on a telecom hardware which allows companies to listen in or collect data shared on these networks. तो हुआवे जो 5G नेटवर्क बना के देगा ना, मान लो यूके को या इंडिया को, तो हुआवे उसमें ये बैकडोर या ट्रैपडोर बग डाल देगा। उससे इंडिया के लोग 5G नेटवर्क पे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं सारी हुआवे के पास चली जाएगी और हुआवे उसे चाइनीज इंटेलिजेंस से शेयर कर देगा, राइट। A US report in January 2020 had accused Huawei of inserting these backdoor bugs in mobile phone networks across USA and the world. ये यहाँ पे world है, world, alright. Apart from USA, UK and Australia have also banned Chinese companies on national security grounds on the basis of same allegations. तो सिर्फ USA ने नहीं बैन करा Huawei को, UK ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया, ठीक है। अब इंडिया भी यही चाहता है। In its guidelines, the DOT is likely to suggest to the companies that the external audit should be done only by an agency empaneled with certain. अच्छा, ये जो
ऑडिट होता है ना, ये जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होता है, ये कंपनीज ऑलरेडी कर रही होती हैं, ठीक है। जितनी भी कंपनीज नेटवर्क देती है ना, ये कंपनीज ऑलरेडी करती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। बट डीओटी ने अब पता है क्या कहा है? डीओटी ने कहा है कि अभी तक आप इंटरनल ऑडिट कर रहे थे, हम एक्सटर्नल ऑडिट भी चाहते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब पता है क्या है? कि कोई बाहर की एजेंसी आएगी और वो चेक करेगी हुआवे का नेटवर्क या किसी भी एरिक्सन, नोकिया, किसी भी कंपनी का नेटवर्क, एक्सटर्नल एजेंसी। और ये जो एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये एक्सटर्नल एजेंसी शुड बी एम्पैनल्ड विद सर्टेन। सर्टेन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। सर्ट का मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये साइबर जो भी हैकिंग वगैरह है या जितने भी साइबर आपके अटैक्स होते हैं उनसे डील करने की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितनी भी ये आपकी ऑडिटिंग एजेंसी होगी, ये सर्टेन पे इम्पैनल्ड होनी चाहिए। क्लियर? उन्हीं को अलाउ किया जाएगा ये एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। अच्छा, ये एक इस आर्टिकल में, ये जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसका लास्ट पैरा कुछ ऐसा है, हु विल डू द ऑडिट एंड हाउ विल इट हेल्प। तो ये मैं चाहता हूं कि आप वीडियो स्टॉप करके या नोट्स में एक बारी इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेना। ऑलराइट? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट न्यूज पे। ये बहुत ही छोटी न्यूज है, अक्षय ऊर्जा दिवस 2020। ये न्यूज आई थी आपके साइंस मॉनिटर राज्यसभा टीवी पे जो वीकली शो आता है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस है क्या। ये जो न्यूज होगी ना, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऑलराइट, तो फटाफट से देख लेते हैं न्यूज क्या है। Renewable energy plays a vital role in ensuring climate change mitigation without compromising our energy needs. कि अगर हम अपनी एनर्जी नीड्स, एनर्जी कंजम्पशन को भी उतना ही रखना चाहते हैं पर एनवायरनमेंट को पोल्यूट और ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए इंडिया सेलिब्रेट्स 20th अगस्त एज अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी डे। तो हर 20th अगस्त को ना आप रिन्यूएबल एनर्जी डे यानी कि अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेट करते हो। और ये आप सेलिब्रेट क्यों करते हो? टू प्रमोट द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी। ठीक है ना। ये जो अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेट करने की जो प्रथा है ना, ये स्टार्ट हुई थी बैक इन 2004। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, दिस वाज स्टार्टेड वे बैक इन 2004 टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रमोट इट्स यूज इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अच्छा, जो उस टाइम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी वो आप जानते हो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ये 20th अगस्त की डेट इन्होंने पता क्यों चूज करी थी? क्योंकि 20th अगस्त को राजीव गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनका भी बर्थडे आता था। तो इन्होंने 20th अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस भी बना दिया। ऑलराइट, चलो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो न्यूज तो इतनी ही आई थी राज्यसभा टीवी में, बट हमें ये फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। करंटली The installed capacity of renewable energy in India is more than 83 gigawatts. ठीक है, तो 83 गीगावाट से ज्यादा हमारी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ये है कि 2 सालों में अगले 2022 तक हमारी कैपेसिटी 200 गीगावाट हो जाए, यानी कि 117 गीगावाट्स हमें और बढ़ाना है। ठीक है, प्लस efforts are also being made to reduce power consumption through power saving methods। जैसे कि अभी CFL लैंप्स की जगह आप LED लाइट्स प्रमोट कर रहे हो तो उससे पावर कंजम्पशन कम हो रही है। और बिहेवियरल चेंज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि फालतू में AC नहीं चलाना, जहां आप कमरे में बैठे नहीं वहां लाइट नहीं जलानी। तो पावर कंजम्पशन भी हम अपनी कम कर रहे हैं। देन लार्ज सोलर पार्क्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री एंड इट हैज बीन मेड मैंडेटरी टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो सोलर पार्क्स आप बना रहे हो, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट। प्लस आपने मैंडेटरी कर दिया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे सोलर पावर प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, प्लस फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन कम करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हो थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, प्लस incentives are being provided at the rural level to promote usage of solar water pumps, solar street lighting, solar cooking, solar heating, etc. alright, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है इस हफ्ते का करंट अफेयर्स का लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज डिस्कस दोज डाउट्स ऑन द डिस्कशन फोरम विद अस। Otherwise, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.